रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध से अब पूरी दुनिया भर के नेताओं के बयान सामने आ रहे। ऐसे में माना अगले 24 घंटे यूक्रेन के लिए बेहद अहम है। हालांकि यूक्रेन के राष्ट्रपति ने बयान दिया और ये कहा है कि वो देश छोड़ने वाले नहीं है। बातचीत करेंगे, हमारे साथ संदीप त्रिपाठी जी हैं, अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार हैं, रूस और यूक्रेन पर पकड़ रखते हैं। संदीप जी, स्वागत है आपका पंजाब केसरी ग्रुप में। थैंक यू जी सर। जी, आप शुरू से इस पूरे मसले पर पैनी नजर बनाए रखे हैं, आपसे कई बार पहले। संदीप जी, क्या लगता है माहौल जिस तरह से तनावपूर्ण बना हुआ है, ऐसे में क्योंकि लगातार दबाव बनाया जा रहा है और लगता नहीं कि रूस किसी भी कीमत पे पीछे हटने वाला है। देखिए, इस पूरी स्थिति में दोनों देश आक्रामक रवैये में है। जी, रूस की जो रणनीति है उसी के तहत चल रहा है, उसकी आक्रामकता तो जग जाहिर है। लेकिन सबसे बड़ा जो आश्चर्यजनक बात सामने ये आ रही है, दिलचस्प बात, कि जिस तरह से जेलेंस्की डिटरेंस दे रहे हैं जी, पुतिन को, अपनी सेना के बीच में जाकर के, क्यू की सड़क में आकर के वीडियो बना करके मैसेज जो दे रहे हैं, और तो वो मैसेज अपने आप एक संदेश है कि भले ही वो इस युद्ध को हारेंगे, भले ही वो जो भी अंजाम को भी जानते हैं कि उनकी दोनों की सेनाओं में एक बहुत बड़ा अंतर है, लेकिन उनका जो कन्विक्शन और करेज का जो स्टैंडर्ड है, हाई लेवल है, उसको देख के एक जो युद्ध में जो मनोबल की एक भूमिका होती है, जो फैक्टर होता है, मॉरल फैक्टर होता है, नेशनल मोरल होता है, वो काफी हद तक जेलेंस्की का ऊंचा है। और दूसरा पॉइंट सबसे इम्पोर्टेंट है, जब नाटो और यूएस बार बार कह रहे हैं कि आप यूक्रेन छोड़ दीजिए, हम आपको शरण देंगे, तो एक मैसेज है नाटो और यूएस के लिए कि हर राष्ट्र अफगानिस्तान नहीं होता है, हर राष्ट्र सीरिया इराक नहीं होता है, उसकी कुछ अपने बुनियादी वजूद होते हैं, और जेलेंस्की वही दिखा रहे हैं कि हम हारेंगे, टूटेंगे, जो भी होगा, लेकिन हम हटेंगे नहीं। तो और एक दूसरी तरफ जेलेंस्की ने ये भी मैसेज दिया कि जो नाटो और जो यूएस का जो हिपोक्रेसी थी, जो एक तरह से कह सकते हैं कि पूरे इस मामले में शुरू से हम देखते हैं कि पहले प्रोवोक किया, अब बार बार यही कह रहा है कि आप छोड़ दो। तो एक तरह से क्या होती है नाटो की, जो जॉर्जिया में किया, जॉर्जिया में यही किया था 2008 में, जॉर्जिया को पहले उकसाया, और जॉर्जिया कहा जाता था कि वो आई वॉश है उसकी, यूएस और नाटो की, बाद में जॉर्जिया हस्त हुआ, दुनिया के सामने हुआ। तो जेलेंस्की को सबक सीखनी चाहिए थी जॉर्जिया से, और जेलेंस्की ने गलती की कि अंडर एस्टिमेट किया रशिया को, और प्रमुख हुए यूएस की जो वो थी स्ट्रैटेजी थी। तो ये बहुत ही भयानक स्थिति है कि किसी न किसी तरह से अब सीजफायर होना चाहिए, और उसके लिए भारत ने जो अफसर किया फिर से यूएनएससी की मीटिंग में, चाइना यूएई ने, तो भारत तो अपनी तरफ से ही बहुत क्लियर किया कि हम इस पूरी पोजीशन में बहुत शांत रहेंगे। जी, भारत देशों से भी शांति की अपील कर रहा है। सर, एक सवाल यह है कि जिस तरह से अमेरिका लगातार दबाव बना रहा है, धमकी दे रहा है कि कड़े से कड़े प्रतिबंध, फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो भी कह रहे हैं कि युद्ध लंबा चलेगा, और जो तमाम मुल्क है, ब्रिटेन के जो बड़े हुक्मरान भी स्टेटमेंट आ रहे हैं, ऐसे में आपको लगता है कि यूक्रेन को भी मोहरा बनाया जा रहा है? देखिए, ये जो सीन है, सिनारियो है, ये इतिहास में दर्ज किया जाएगा कि एक तरफ एक राष्ट्र एक्शन लेता रहा और दूसरे राष्ट्र जो सो कॉल सुपर पावर से ये बयानबाजी करते हैं। इतिहास के पन्नों में दर्ज होगा कि नाटो और यूएस का जो आवाज है वो महज एक बयानबाजी और कमेंट तक सीमित है। जब यूक्रेन ही नहीं बचेगा तो तुम आर्थिक प्रतिबंध लगा क्या करोगे? अस्तित्व का खतरा है यूक्रेन की, और जब तक ग्राउंड फोर्स नाटो नहीं भेजती है, नाटो डिटर नहीं करती रशिया को, तो उसकी सारी बातें का कोई मतलब नहीं होता है। जब जेलेंस्की नहीं बचेंगे, जब यूक्रेन नहीं बचेगा, तो किस बात का नाटो, किस बात की उसकी आर्थिक प्रतिबंध। और 2011 से 12 से लेकर के आज तक रूस पर 100 प्रतिबंध लग चुके हैं। जब रूस को मालूम कि कौन सी गोली आनी है, उस गोली का उसके पास जवाब है। तो इस तरह से मुझे नहीं लगता कि पुतिन को कोई रोक सकता है, कोई स्टॉप कर सकता है, और ये बयानबाजी चलती रहेगी। वो उनका अपना डिप्लोमेटिक चैनल है, और ये जो हिपोक्रेसी है, और दुनिया देख भी रही है कि जेलेंस्की चिल्ला रहे हैं, मदद मांग रहे हैं, और वो बयानबाजी कर रहे हैं। जी, बिल्कुल आपने ठीक कहा कि मतलब यूक्रेन लगातार बर्बादी की तरफ जा रहा है। ऐसे में सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय जो दूसरे मुल्क हैं वो सिर्फ बयानबाजी कर रहे हैं, यूक्रेन की सहायता को लेकर उतनी ज्यादा अभी गंभीर नजर नहीं आ रहे हैं, भले ही प्रतिबंध लगा रहे हो। एक सवाल यह है कि जिस तरह से अलग अलग खेमों में देश बढ़ते जा रहे हैं, तो ऐसे में क्या जो संकेत बहुत पहले आ रहे थे कि दुनिया में थर्ड वर्ल्ड वार हो सकता है, भले ही थर्ड वर्ल्ड वार ना हो, लेकिन शीत युद्ध की तरफ क्या हम बढ़ते हुए दिख रहे हैं? बिल्कुल नहीं, क्योंकि न तो यहाँ कोई शीत युद्ध की पोजीशन है, या तो कोई
ध्रुव में लगी हुई है। ये सिर्फ यूक्रेन और रशिया एक तरफा रशिया और जूझता फंसता और कह सकते हैं कि इस पूरी सिचुएशन में इस तरह नजर यूक्रेन आ जाए। शीत युद्ध होता तो और ये जी कोई कैंप होते दुनिया में तो ये सारी नाटो फोर्सेस आती और जवाब देती, जो शीत युद्ध में हुआ करता था। लेकिन ये पूरी तरह से ये सब जो कंट्री हैं इनके अपने निहित स्वार्थ हैं। मैंने बताया कि जर्मनी फ्रांस सिर्फ बयानबाजी करते हैं, इनको मालूम है कि हमारा जो 40% एनर्जी है वो रूस से आता है। जर्मनी को मालूम है कि उसको 110 बिलियन क्यूबिक मीटर गैस रूस से निकलती है। जर्मनी को मालूम है कि नॉर्वे और यूएस और मिडिल ईस्ट उसका अल्टरनेटिव नहीं बन सकते हैं। मैंने इस बात को दोहराया है कि डिवाइडेड नाटो एंड अग्रेसिव पुतिन इसलिए भी अग्रेसिव है, उनको मालूम है कि ये सब जो रिटॉरिक्स है यूएस और नाटो का रिटॉरिक्स है और पुतिन का एक्शन है। जी संदीप जी, एक सवाल आपसे जानना चाहते हैं कि आपने अच्छी खासी इस पे पढ़ाई की है, स्कॉलरशिप भी आपकी, क्या यूक्रेन के लिए अगले कुछ घंटे बेहद अहम है? क्योंकि उसके पास उतनी बड़ी सेना नहीं, जैसे आपने कहा कि काफी बड़ा फर्क है रूस और यूक्रेन के बीच में, उतनी उसके पास आर्थिक स्थिति भी नहीं है कि वो रूस से टक्कर ले सके। ऐसे में खबरें ये भी आ रही हैं कि कीव में लगातार धमाकों की आवाज आ रही है और कीव के काफी हिस्से में रूसी सेना घुस चुकी है। आपको लगता है कि अगले 24 घंटे बेहद अहम है, काफी चीजें क्लियर हो जाएंगी? बिल्कुल बेहद अहम है और मुझे लगता है कि अब यहाँ सिनेरियो चेंज हो रहा है। जब पुतिन हीरो बन के उभरे थे कल तक, अब वो विलेन के रूप में नजर दिखते आ रहे हैं। लोगों की नजर में जेलेंस्की हीरो बनते आ रहे हैं। देखो युद्ध का परिणाम कोई भी हो, लेकिन लड़ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और जेलेंस्की मैं देखता हूँ कि कनाडा में हो, रोमानिया में हो, जॉर्जिया में हो, इवन मॉस्को में खुद उसके पक्ष में, जेलेंस्की के पक्ष में लोग जो खड़े हो रहे हैं, ये बात का संकेत है। पुतिन के लिए एक मैसेज है कि अब जो है सीधे वार्ता में आए। जेलेंस्की ने ऑफर किया था कि हम वार्ता के लिए तैयार हैं और सिविलियंस को अटैक न करें, क्योंकि यदि सिविलियंस अटैक होते हैं तो मुझे लगता है कि ये रिवर्स इम्पैक्ट होगा और पुतिन यूक्रेन को ही क्या करेगा जब यूक्रेन खत्म हो जाएगा। जी संदीप जी, क्या यूक्रेन पर हमले को रूस के इतिहास से जोड़कर देखा जाए? जिस तरह से यूएसएसआर था, एक शक्तिशाली मुल्क था, कई तमाम मुल्क उसमें जुड़े हुए थे, क्या उन देशों के लिए भी एक मैसेज है जो भी रूस से अलग हैं? क्या उनको भी डर कहीं ना कहीं लग रहा होगा कि आज यूक्रेन का नंबर आया है, कल किसी दूसरे मुल्क पर भी इस तरह की हरकत हो सकती है? देखिए, मुझे तो लगता है कि जो आपका बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट सवाल है कि आप उनकी बात छोड़ दीजिए, जो 15 कंट्री अलग हुई है यूएसएसआर से, वो तो बहुत ही, मुझे लगता है कि पुतिन का मन ही बन चुका है कि हम ग्रेटर रशिया बनाएंगे। ग्रेटर रशिया का पहले ही प्लान था पुतिन का कि हम ग्रेटर रशिया बनाएंगे और उसमें सबसे पहले जॉर्जिया, बेलारूस और यूक्रेन उसके भाग होंगे। क्योंकि जब कोलैप्स हुआ था तो सबसे पहले यही तीनों अलग हुए थे और यूक्रेन को कभी भी रशिया मन से अंदर से कभी नहीं माना कि ये अलग देश है। तो ये सबसे टारगेट होता है। कि सबसे बड़ा दिलचस्प सवाल है कि नाटो इनसिक्योर है। नाटो को लगता है कि हमारे तरफ रूस अग्रेसिवली पोस्चर करेगा, तो इनकी बात तो दूर, नाटो खुद इनसिक्योर है। जिस तरह से पुतिन का असर्शन है वो एक मैसेज है कि वो पूरी तरह से महाशक्ति बन चुका है और कन्वेंशनल वॉर जो वेज किया है वो अपने आप में एक नाटो और यूएस को एक चैलेंज है। जी संदीप जी, एक आखिरी सवाल आपसे है कि भारत का पुराना मित्र देश रहा है रूस और भारत के लिए समय बेहद नाजुक है। हालांकि वोटिंग के दौरान भारत ने भी अपना रुख साफ किया है। आपको क्या लगता है भारत के सामने किस तरह की स्थिति है? हमारे लोग भी कई यूक्रेन में भी फंसे हुए हैं। जी सबसे इम्पोर्टेंट सवाल ये है कि हमारा जो राष्ट्रीय हित है, नेशनल इंटरेस्ट, वो है कि हमारे 20,000 से ज्यादा लोग यूक्रेन में फंसे हैं जी और बंकर में हैं। वो बहुत ही बुरी स्थिति है उनकी। तो ये भारत सरकार के लिए चिंता का प्रश्न है कि वो टाइमली उनको वहां से हम इवैक्यूएट नहीं कर पाए। और यही एक, इसीलिए मुझे लगता है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी की जब बात हुई होगी पुतिन से, तो उन्होंने ये मैसेज दिया होगा कि किस तरह से हम अपने लोगों को वहां से निकालें। तो ये गंभीर, लेकिन डिप्लोमेटिकली देखा जाए जो अलग चैनल है, तो वो एक ये है कि भारत ने पूरे इस मामले में ये 5वां स्टैंड था यूएनएससी में कि हम अब्सटेन किया है वोटिंग से। कि 5th स्टैंड है अभी तक पूरे जो एपिसोड चल रहा है। तो 5वें स्टैंड में यही पोजीशन है कि हम शांत रहेंगे और इन महाशक्तियों के बीच जो भी चल रहा है, तो हमारी अपील है कि पीसफुली इसका रिजॉल्व हो।
जी, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया सर, और बिल्कुल शांति से इस वार्ता का समाधान निकलना चाहिए। हालांकि बातचीत की टेबल पर दोनों मुल्कों को आना चाहिए, और जिस तरह से युद्ध की वजह से जान माल का भारी नुकसान हो रहा है, वो नुकसान रुकना भी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया संदीप जी, बातचीत करने के लिए, तमाम मुद्दों पर अपनी राय रखने के लिए और जानकारी देने के लिए भी धन्यवाद सर आपका। थैंक यू सो मच।